हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस कोर्स की हमने स्टार्टिंग की थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, ठीक है, जो क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक है उसके साथ। और आज हम लोग इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है, जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स है, यानी कि जिस चैप्टर में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं, और हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान और चाइना को लेकर कि उनके जो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यानी कि जो उनके विकास के अनुभव रहे हैं, उनमें क्या तुलना रही है। ठीक है, उसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ठीक है, तो इस चैप्टर का, इस बुक का आज जो है वो लास्ट पार्ट रहने वाला है। ये 10th चैप्टर के साथ, तीसरे पार्ट के साथ ये बुक भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोगों ने जो आगे बढ़ना है इस कोर्स में, वो हम एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब हम क्लास 12th की जो मैं आप लोगों को बुक बता रहा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डायरेक्टली वो बुक को उठा के इसी तरीके से कवर टू कवर अब हम लोग नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमी जो है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी क्लास 12th की बुक, उसको हम उठा के डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम एक मिक्स एंड मैच का यहां पर ऑप्शन लेके चलेंगे कि मल्टीपल सोर्सेस को यूज किया जाएगा और उसमें से जो मटेरियल, जिस तरीके से जहां पर इंफॉर्मेशन बेस्ट दी गई होगी, कुछ आधी इंफॉर्मेशन इधर से आधी इंफॉर्मेशन उधर से लेके चीजों को अब मिक्स एंड मैच बनाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि रेडीमेड मटेरियल अब कहीं पर नहीं है, अब वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो भी बनाया जाएगा और उसमें अब एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो लगने वाले हैं। ठीक है, हमारी तरफ से भी लगेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स अब करें चीजों को लेकर। अब आप एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप कहेंगे कि समझ चुके हैं इकोनॉमी को लेकर, कि इकोनॉमी क्या है, देश के हालात क्या थे और अभी तक की क्या क्या स्थिति बनी है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से फील्ड है, हम जिनके बारे में सारी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को भी थोड़ा सा इस कोर्स को लेकर, इस पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सिंसियर और ज्यादा होना पड़ेगा और चीजों को थोड़ा सा और गंभीरता से लेके चीजों की इंपॉर्टेंस को जो है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, यही बात मैं इस कोर्स के लिए करूंगा, यही बात मैं पॉलिटी के कोर्स के लिए भी कर रहा हूं, जो हमारा फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी चल रहा है, उसमें भी यही चीजें हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, कोर्स के महत्व को समझना पड़ेगा, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के महत्व को समझना पड़ेगा और जो चीजें आपको जिस प्रकार से मिल रही हैं उसके महत्व को समझते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को बताते आया हूं पहले से भी, और जो लोग कोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने ये चीज खुद अनुभव की होगी, महसूस की होगी कि अगर पॉलिटी का कोर्स भी चल रहा है तो ये और चैनलों जैसा या और प्लेटफॉर्म जैसा आम पॉलिटी का कोर्स नहीं है। ठीक है, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो आपको लक्ष्मीकांत है या कोई भी इस तरीके की बुक है, ठीक है, वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो सिमिलरली हम इस कोर्स के बारे में भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं आप लोगों को एश्योर कर सकता हूं कि चीजें जो हैं वो जितना हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो पाएंगी उतना हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों को कोर्स फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों को पसंद आ रहा है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे ये चीज लग रही है कि आप लोग चीजों को शेयर वगैरह जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर वगैरह करें, थोड़ा सा लोगों को पता लगना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि अपने तक कंटेंट को सीमित ना रखें। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं से हो सकता है कंटेंट मिला हो या आपको चैनल कहीं से दिखा हो, तो आप अपनी खुशकिस्मती का गलत फायदा मत उठाइए। ठीक है, लोगों के साथ कंटेंट को, लोगों के साथ वीडियोस को साझा कीजिए, बांटिए और सब मिल बांट के पढ़िए, मिल बांट के तैयारी कीजिए। उसके बाद जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा सफल होगा, उतनी जल्दी सफल होगा। ठीक है, तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, चीजों को छुपाने में भरोसा मत रखिए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो चीजें उनको मिल रही हैं, जो कंटेंट मिल रहा है, वीडियोस में जो कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनके लिए ये चीजें किसी तरीके से हेल्पफुल हो रही है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो मिस ना हो। ठीक है, और मैं आप लोगों से फिर से इस मिशन के बारे में बात करूंगा कि प्लीज इस मिशन में आप लोग हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज वगैरह जो है आप लोगों के लिए आ रहे हैं और किस स्तर पर आ रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि ये कोई आम यूट्यूब चैनल नहीं है जहां पर आप चीजों को सिर्फ
देखते हैं और जहां पर चीजें सिर्फ मैं कहूंगा कि फॉर्मेलिटी के लिए की जाती हैं। काफी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, हमने भी देखे हैं, जहां पर चीजें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए की जाती हैं, ठीक है, कि सब्सक्राइबर आ रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं। पर हमारा मिशन जो है, हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोगों तक अफोर्डेबल एजुकेशन को हम लोग पहुंचाएं, लेकिन वो एजुकेशन अफोर्डेबल रहे वही बेहतर है, उसको फ्री एजुकेशन ना समझें, ठीक है, क्योंकि फ्री एजुकेशन दे पाना या फ्री एजुकेशन देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये एक सही चीज नहीं है, हमारे लिए सही चीज नहीं है, आप लोगों के लिए भी सही चीज नहीं है, देश के लिए भी ये चीज जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को भी आप समझिए। स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यूपीआई आईडी भी यहाँ पर दी गई है, गोकुल@एक्सिस बैंक। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए भी जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इस मिशन में आप जितना हो सके हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, तो उससे आप लोगों को ही जो है और भी सारे कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज में वीडियो के साथ साथ नोट्स, क्विजेज, ये सारी चीजें आपको तभी मिल पाएंगी जब आप चीजों में हमारा साथ देंगे और इस मिशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज जितना भी हो सके, कोई हमारी तरफ से कोई अमाउंट को लेकर, कोई मूल्य को लेकर कोई बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। जितना भी आप लोगों की सुविधा हो, जितना भी आप लोगों की इच्छा हो, उसके हिसाब से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ये बात कर चुके हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को लेकर कुछ अलग अलग चीजों को लेकर हमने बात की है। पिछले पार्ट में हमने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को लेकर बात की थी और जीडीपी वगैरह को लेकर बात की थी, और किस सेक्टर में कौन से देश की क्या स्थिति है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या स्थिति है, टर्शरी सेक्टर में क्या स्थिति है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या स्थिति है, ये हम जो बातें हैं पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आज हमने बात करनी है यहां से स्टार्ट, दैट इज ऑन इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जो मानव विकास के इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं, उनको लेकर हमने बात करनी है, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है कि यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन द लोअर क्लासेस एंड द पोजीशन ऑफ मेनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी पता नहीं, हम तो क्लास 11 से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमने बचपन में ये चीजें पढ़ी है और हमें ये पता है कि कुछ कंट्रीज जो है डेवलप है, कुछ कंट्रीज डेवलपिंग है और उनकी पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। लेट अस लुक हाउ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव परफॉर्म्ड इन सम ऑफ द सेलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें अपना ध्यान केवल इन 3 देशों पर ही निर्धारित करना है, केंद्रित करना है, दैट इज ऑन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इसके बाहर जाने की कोई जरूरत है नहीं। और हमें यह देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनमें इन 3 देशों का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहां पर साफ साफ लिखा गया है कुछ सम सेलेक्टेड इंडिकेटर्स। ये मत समझिएगा कि ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। कुछ सेलेक्ट किए हुए इंडिकेटर्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है, ठीक है। इंडिया में 0.647 है, चाइना में 0.758 है और पाकिस्तान में सबसे कम है 0.560, ठीक है। रैंक की अगर हम बात करते हैं एचडीआई की, तो इंडिया की रैंक जो दी गई है 129, चाइना की 85 और पाकिस्तान की 152। ये रैंक्स मैं आपको बता दूं 2019 के हिसाब से है, लेटेस्ट रैंक्स ये है, ठीक है। एचडीआर जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके द्वारा। और एचडीआर कौन पब्लिश करता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एचडीआर जो है वो यूएनडीपी पब्लिश करता है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है चाइना में है, ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करेंगे, ये भी सबसे ज्यादा चाइना में है। पर कैपिटा अगर आप बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम की, तो सबसे ज्यादा ये भी फिर से चाइना में है। लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, वो 7% सिर्फ और सिर्फ चाइना में बहुत कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें पर 1000 लाइव बर्थ, तो सबसे कम चाइना में है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें पर 1 लाख बर्थ, तो सबसे कम ये भी चाइना में है। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन सबसे ज्यादा चाइना में है। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स फिर से सबसे ज्यादा चाइना में है। और परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, तो सबसे कम चाइना में है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे मतलब ऐसे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ज्यादा होने चाहिए, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कम होने चाहिए। ज्यादा क्या होने चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज्यादा होनी चाहिए, मीन स्कूल जो है ये ज्यादा होना चाहिए, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही हम बात करें पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये कम होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। पीपल यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन ये ज्यादा होना चाहिए, ये भी ज्यादा होना चाहिए, और ये भी जो है ये कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू कम होनी चाहिए उसमें चाइना सबसे नीचे है, और जो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए उसमें चाइना सबसे ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि चाइना में जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल है
वो सबसे अच्छा है इन तीनों देशों के मुकाबले। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया को अगर आप किसी भी पॉइंट पर कंपेयर करें, ठीक है, आप कोई भी रैंडम उठा के देख लीजिए, तो चाइना और इंडिया और पाकिस्तान की हालत जो है वो एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए 93, 91, 37.9, 37.6, 60.4, 46.4। यहां पर तो इंडिया की हालत और ज्यादा खराब है। देख सकते हैं पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उसमें आप देखें तो इंडिया की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब है। लेकिन ये बात की गई है 2011 को लेकर। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। जो टेबल के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है, ये टेबल हमें ये शो करती है दैट चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको बता दिया कि जो वैल्यू कम होनी चाहिए वो चाइना में सबसे कम है, जो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए वो चाइना में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब है और लगभग कह सकते हैं कि दोनों की स्थिति एक दूसरे से अलग नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर मेनी इंडिकेटर्स। इनकम इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी पर कैपिटा और proportion of population below poverty line और health indicators such as mortality rate, access to education, literacy, life expectancy और malnourishment, ये सारी चीजें हम थोड़ा बहुत वहां पर देख चुके हैं जो दी गई हैं। पाकिस्तान is ahead of India in reducing proportion of people below the poverty line and also its performance in sanitation। ठीक है, sanitation में तो लगभग खैर बराबर है, लेकिन बात ये कही गई है कि पाकिस्तान जो है उसके वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कम है। हम देख रहे हैं ऊपर 46.4 है और इंडिया में जबकि वो 60% है। ठीक है, अभी वो क्यों है वो हमें आगे पता लगेगा, देखते हैं फिलहाल। बट नाइदर ऑफ दीज टू कंट्रीज हैव बीन एबल टू सेव विमेन फ्रॉम मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि जब महिला किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो जाती है, दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके 1 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी। उसमें दोनों इंडिकेटर्स में एक चीज का ध्यान आपको रखना है, वहां पर एक डिफरेंस है। जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, वो हम काउंट करते हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स में से। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 1 साल के अंदर कितने मर जाएंगे, दैट इज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और एक है एमएमआर, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये गिना जाता है, ये काउंट किया जाता है पर 1 लाख में से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर 1 लाख बच्चों का जन्म हो रहा है तो उन 1 लाख बच्चों को जन्म देने में कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है वो आपको बताता है एमएमआर। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि इन दोनों देशों की यह हालत है कि ये अपनी महिलाओं को नहीं बचा पाए हैं फ्रॉम द मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, चाइना की अगर हम बात करें तो 1 लाख जब बच्चे वहां पैदा होते हैं तो सिर्फ 27 महिलाएं जो है वो मरती हैं। और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है, 178 और 174। ठीक है, सरप्राइजिंगली ऑल द 3 कंट्रीज रिपोर्ट प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज फॉर मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ये तीनों जगह लगभग आप देखेंगे ऊपर टेबल में कि 90% से ज्यादा आबादी तीनों ही देशों की ऐसी है जिनको साफ पीने का पानी जो है वो मिल रहा है। You will notice that for the proportion of people below the international poverty line of $3.2 a day, India has the largest share of poor among the 3 countries। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो गरीब है इस हिसाब से अगर देखें तो। अगर हम ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट की अगर हम बात करें कि $3.2 प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया है कि इन डीलिंग विद और मेकिंग जजमेंट्स ऑन सच क्वेश्चंस, however we should also note a problem while using the human development indicators given above with conviction। ठीक है, कि जब हम इस तरीके के कुछ सवालों से डील कर रहे हैं, ठीक है, इन सवालों से डील कर रहे हैं, इनका सामना कर रहे हैं, या इस तरीके के सवालों को लेकर अगर हम कुछ जजमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, कुछ अपने निर्णय ले रहे हैं, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। और ये प्रॉब्लम्स क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि ये इंडिकेटर्स जो है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स यहां पर ऊपर दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स तो हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इन इंडिकेटर्स के साथ कुछ और इंडिकेटर्स का होना भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। लिबर्टी का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, लिबर्टी इज योर रिलेटेड टू फ्रीडम। ठीक है, यानी कि आप इसको अगर बोले लिबर्टी इंडिकेटर्स को आप हिंदी में अगर बोले तो यह है स्वतंत्रता संकेतक। ठीक है, इसमें क्या देखिए, वन सच इंडिकेटर हैज एक्चुअली बीन एडेड एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया है, जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, उसमें कितना ज्यादा लोगों का भागीदारी है,
डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा है, ये एक तरीके से लिबर्टी इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इट हैज नॉट बीन गिवन एनी एक्स्ट्रा वेट, ठीक है, तो इसको कोई ज्यादा महत्व जो है वो नहीं दिया गया है। सम ऑब्वियस लिबर्टी इंडिकेटर्स लाइक मेजर्स ऑफ extent of constitutional protection given to the rights of citizens or the extent of constitutional protection of the independence of judiciary and the rule of law have not even been introduced so far। तो कुछ इस तरीके के लिबर्टी इंडिकेटर्स और भी हैं, जैसे कि जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स है, यानी कि जो लोगों के अधिकार है, ठीक है, लोगों को अधिकार तो दे रखा है, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, यानी कि जो उनका संवैधानिक बचाव है, जो रखरखाव है, उसका एक्सटेंट कितना है, उसकी सीमा कितनी है, ठीक है, एक तो ये इंडिकेटर है। दूसरा यह है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ठीक है, यानी कि जो जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, यानी कि उसको संवैधानिक, उसकी सुरक्षा कितनी है, वो कितना ज्यादा संवैधानिक तरीके से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, उसकी क्या सीमा है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि जो कानून का राज होता है, जो कानून का रूल होता है, उसका एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंट कितना है, ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किए गए हैं, ठीक है। और यहां पर ये लिखा गया है कि विदाउट इंक्लूडिंग दीज एंड परहैप्स सम मोर, कुछ तो यही है जिनको इंक्लूड करने की जरूरत है, शामिल करने की जरूरत है, और कुछ इंडिकेटर्स और भी हैं। जब तक हम इनको सिर्फ शामिल नहीं करेंगे और इनको ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस का मतलब है कि और इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में इनको थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तब तक क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है मे बी सेड टू बी इनकम्प्लीट एंड इट्स यूजफुलनेस लिमिटेड, ठीक है। यानी कि जब तक इस तरीके के इंडिकेटर्स को हम लोग इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन की प्रोसेस में शामिल नहीं कर लेते, इंक्लूड नहीं कर लेते, तब तक हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा HDI है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो इनकम्प्लीट है, वो अधूरा है, और उसकी जो यूजफुलनेस, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है, वो भी एक तरीके से सीमित है या लिमिटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज को लेकर बात कर लेते हैं। एन अप्रेजल कि किस देश ने क्या डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी, यानी कि क्या विकास की रणनीति अपनाई, और उससे उसमें किस तरीके का उस देश की आर्थिक स्थिति में, उस देश की सामाजिक स्थिति में किस तरीके का चेंज आया, वो हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, इट इज कॉमन टू फाइंड डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज ऑफ अ कंट्री एज अ मॉडल टू अदर्स फॉर लेसन्स एंड गाइडेंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी किसी भी देश की जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी है, यानी किसी भी देश की जो विकास की रणनीति है, वो और देशों के लिए एक आदर्श बन जाती है, ठीक है, कि वो उससे सीख सकते हैं, वो उससे गाइडेंस ले सकते हैं अपने खुद के विकास के लिए। इट इज पर्टिकुलरली एविडेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और ये चीज जब और देशों में, मतलब जो अलग अलग देशों में जो रिफॉर्म प्रोसेस हुए हैं, यानी कि जो सुधार के प्रक्रिया हुई है, उसके बाद ये चीज ज्यादा और भी एविडेंट हो गई है। इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अवर नेबरिंग कंट्रीज, it is necessary to have an understanding of the roots of their successes and failures, ठीक है। तो हमें अपने जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बात करें चाइना और पाकिस्तान की, तो उनके जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से अगर हमें कुछ सीखना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि उनका जो सक्सेस है, यानी कि जो उनकी कामयाबी है और उनकी जो विफलताएं हैं, जो फेलियर्स हैं, उनके रूट्स, यानी कि उनकी जड़ों को हमें समझना जरूरी है। It is also necessary to distinguish between and contrast the different phases of their strategies। उनके जो strategies, उनकी जो रणनीति के अलग अलग फेज रहे हैं, उनको हमें डिस्टिंग्विश भी करना है, मतलब अलग अलग तरीके से समझना भी है, और कॉन्ट्रास्ट भी करना है, मतलब अलग अलग कहां पर है वो समझना भी जरूरी है, ठीक है। दो कंट्रीज गो थ्रू देयर डेवलपमेंट फेजेस डिफरेंटली, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपने डेवलपमेंट फेज में अलग अलग तरीके से चलती है। तो लेट अस टेक द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि जब इन देशों में रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए, सुधार की शुरुआत हुई, उसको हम एक रेफरेंस मान के चलते हैं, और वहीं से आगे की स्थिति क्या बनी हर देश में वो हम देखेंगे, ठीक है। चाइना में जो रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे वो 1978 में हुए थे, पाकिस्तान में 1988 में हुए हैं, और इंडिया में हम सभी लोगों को पता है, हमने पढ़े हैं LPG रिफॉर्म्स 1991 में, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म जो हुए थे 1991 में, ठीक है। तो लेट अस ब्रीफली असेस देयर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स इन प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, यानी कि जब सुधार नहीं आए थे उससे पहले और उसके बाद, ठीक है। हम अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि हमने क्या चीजें पाई, मतलब क्या चीजें अचीव करी, क्या चीजें हासिल करी, और हमारे फेलियर्स क्या रही, यानी कि विफलताएं क्या रही, हम ये बात कर लेते हैं तीनों देशों को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाई डिड चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन 1978, चाइना ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों करे, ठीक है, क्योंकि चाइना कोई मजबूर नहीं था,
ठीक है, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया के बारे में हम लोगों ने पहले बात की है कि किस तरीके से इंडिया को यह था कि अपनी मार्केट वगैरह खोलने के लिए आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने जो है वो मजबूर किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास, हमने बात की थी कि इंडिया की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं था, और इंडिया ने क्या किया था, अपने देश की स्थिति को चलाए रखने के लिए लोन वगैरह लिया था, है ना। तो लोन वगैरह जब लिया था तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इंडिया को यह बोला था कि आपको अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो इंडिया के पास तो मजबूरी थी, सिमिलर मजबूरी पाकिस्तान के पास भी थी, लेकिन चाइना के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। तो चाइना ने इस तरीके के जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है तो वो क्यों किए, ठीक है। देखिए, द न्यू लीडरशिप एट दैट टाइम इन चाइना वाज नॉट हैप्पी विद द स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द चाइनीज इकोनॉमी अंडर द माओइस्ट रूल। ठीक है, जो माओ जेडोंग एक पर्सन थे जो चाइना में रूल करते थे, उससे पहले जो नई सरकार आई थी वो वहां की जो स्लो पेस ऑफ ग्रोथ था, यानी कि जो ग्रोथ हो रही थी, जो विकास हो रहा था लेकिन धीमी गति से हो रहा था, और जो मॉडर्नाइजेशन है, जो नवीनीकरण है, उसकी कमी थी, तो वो उससे खुश नहीं थी। ठीक है, और वहां की सरकार को क्या लगता था, दे फेल्ट दैट माओइस्ट विजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड शनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल हैड फेल्ड। जो नई सरकार आई थी उसको ये लगता था कि जो माओइस्ट का विजन था, किस चीज का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और किस पे बेस्ड था, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि चीजों को क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि खुद में आप कह सकते हैं कि सफिशिएंट बनना है, और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है, जो विदेशी तकनीक है, जो विदेशी गुड्स है, जो कैपिटल्स है, उसको शन करना। शन करने का मतलब है कि उसको बढ़ावा नहीं देना, मतलब उसको एक तरीके से दबा के रखना। ठीक है, तो इन सारी जो टेक्नोलॉजी, ये जो सारे के सारे आप कह सकते हैं कि जो विजन था ये फेल कर गया था। नई सरकार के अनुसार ये बातें कही गई थी, डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, collectivization and the great leap forward and other initiatives, the per capita grain output in 1978 was the same as it was in the mid 1950s। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। हमने बात की थी कि एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह आए थे, कलेक्टिवाइजेशन हुआ था, यानी कि जो कम्यून सिस्टम हुआ था, उन सब के बाद भी जो पर कैपिटा ग्रेन का आउटपुट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, और 1978 में भी लगभग उतना ही था जितना 1950 के दशक में हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए ये सारे जो नई टेक्नोलॉजी, जो नए रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो वहां पर लाए गए। इट वॉज फाउंड दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स एंड लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस हेल्प्ड पॉजिटिवली इन इंप्रूविंग द सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो जब रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद ये देखा गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, कहां पर, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह किए गए, जो लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस थे, इन्होंने क्या किया कि पॉजिटिविटी लाएगी। एक तरीके से जो इंप्रूवमेंट हुआ वो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, किस किस में, जो सोशल सेक्टर था उसमें, जो इनकम का इंडिकेटर था उसमें, कब हुआ, और ये हुआ कब, ये ध्यान रखना है, रिफॉर्म्स के पीरियड के बाद, यानी कि जब सुधार हुए उसके बाद। Before the introduction of reforms, there had already been massive extension of basic health services in the rural areas। लेकिन वहां पर यह हुआ था कि जो बेसिक हेल्थ सर्विस थी, यानी कि जो आप कह सकते हैं मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका विस्तार रिफॉर्म से पहले ही हो चुका था। थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वॉज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। जो कम्यून सिस्टम था जिसमें हमने बात की थी कि लैंड को छोटे छोटे लोगों में, प्लॉट्स में बांटा जाता था, लेकिन उसके ओनरशिप उनको नहीं दी जाती थी, सिर्फ वो लैंड उनको दी जाती थी कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, तो वो लोग उनको दिया जाता था, उससे क्या होता था कि उनका मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ध्यान रखिएगा ये इक्विटेबल वर्ड है, इक्विटेबल वर्ड निकलता है इक्विटी से। ठीक है, जिसको बोला जाता है न्याय संगत। इसका मतलब है कि जिसको जितना जरूरत है उतना मिल रहा है, इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब है कि सबको बराबर मिल रहा है, लेकिन इक्विटेबल का मतलब है कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिल रहा है, जिसको कम जरूरत है उसको कम मिल रहा है। ठीक है, experts also point out that each reform measure was first implemented at a smaller level and then extended on a massive scale। तो जितने भी सारे के सारे रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे, पहले इनको एक छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे जो था वो इंप्लीमेंट किया जाता था, लागू किया जाता था, और उसके बाद इनको एक बड़े स्तर पर फैलाया जाता था। द एक्सपेरिमेंटेशन अंडर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट enabled to assess the economic, social and political costs of success or failure। जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, यानी कि जो विकेंद्रीकृत सरकार थी, उसके अंदर में जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए, ठीक है, उससे क्या हुआ
कि हम जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कॉस्ट थी किसकी, सक्सेस की या फेलियर की, उसको एसेस कर पाए, उसको आंकने में मतलब फायदा हुआ। ठीक है, फॉर इंस्टेंस व्हेन रिफॉर्म्स वर मेड, जब रिफॉर्म्स किए गए, जब सुधार किए गए इन एग्रीकल्चर में, जैसे कि एज पॉइंटेड आउट अर्लियर बाय हैंडलिंग ओवर प्लॉट्स ऑफ लैंड्स टू इंडिविजुअल्स फॉर कल्टीवेशन। ये वही सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये हमने कल के पार्ट में बात की थी, इसको मतलब लास्ट पार्ट में, ये कम्यून सिस्टम था कि जिसमें बड़े प्लॉट्स को छोटे छोटे लोगों में बांट दिया जाता था, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ओनरशिप उन लोगों को नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लैंड दी जाती थी कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, इट ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू अ वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। इससे क्या हुआ कि काफी सारे जो गरीब लोग थे उनमें प्रॉस्पेरिटी आई। इट क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द सब्सिक्वेंट फिनोमिनल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज एंड बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर मोर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो रूरल इंडस्ट्रीज वगैरह थी वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ हुई, वहां पर काफी अच्छी विकास हुआ, और इससे क्या है कि और ज्यादा रिफॉर्म्स के लिए एक बेस बना, एक बुनियाद इससे और भी ज्यादा रिफॉर्म्स के लिए बनी। स्कॉलर्स कोट मैनी सच एग्जांपल्स ऑन हाउ रिफॉर्म मेजर्स लेड टू रैपिड ग्रोथ इन चाइना। तो स्कॉलर जो है, जो शिक्षाविद है, वो इस तरीके के कुछ और उदाहरण बताते हैं जिनकी वजह से चाइना में जो ग्रोथ थी वो काफी तेजी से हुई। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान को लेकर बात की गई है कि स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इन पाकिस्तान में क्या हुआ, जो रिफॉर्म प्रोसेस थे लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, पाकिस्तान में सारा का सारा खेल जो था वो उल्टा हो गया, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह वहां पर लाए गए उससे जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उन सबको नुकसान हुआ और वो गिरते चले गए। ठीक है, खराब होते चले गए। हमने ये चीज पिछले पार्ट में देखी भी थी कि 1980s के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है, यानी कि जीडीपी की जो विकास दर है, ठीक है, वो एंड इट्स सेक्टोरल कंस्टिट्यूएंट्स, वो 1990 में 1980 के मुकाबले अगर हम बात करें तो 1990 में वो चीज नीचे आ गई थी, कम आ गई थी। ठीक है, दो द डेटा ऑन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर पाकिस्तान इज क्वाइट हेल्दी, स्कॉलर्स यूजिंग द ऑफिशियल डेटा ऑफ पाकिस्तान इंडिकेट राइजिंग पॉवर्टी देयर। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको इसलिए बता रहा था कि पाकिस्तान जो है पॉवर्टी लाइन में इतने कम लोग कैसे हैं, जो वहां पर पीछे वैल्यू दी गई है 40-45% के आसपास, वो कम क्यों है, क्योंकि वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का डेटा है। ठीक है, अगर पाकिस्तान का अपना डेटा अगर यूज करते हैं, अगर पाकिस्तान का ऑफिशियल डेटा जो स्कॉलर्स यूज करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो बढ़ रही है। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर इन 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in the recent decades। ठीक है, यानी कि 1960 के आसपास बात करें तो 40% लोग गरीब थे। ठीक है, जो 1980 में जिनकी संख्या कम हो गई 25% तक, लेकिन अभी हाल ही के सालों में, हाल ही के जो डिकेड्स हैं, सदियों में, वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। और वो फिर से क्यों बढ़नी शुरू हुई है, देखिए, द रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी, एज स्कॉलर्स पुट इट, आर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वर बेस्ड नॉट ऑन एनी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज बट ऑन गुड हार्वेस्ट। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। जैसा और देशों में होता है कि जो आपका आउटपुट वगैरह है, जो आपका फूड क्रॉप का आउटपुट है, जो आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट है, वो इसलिए बढ़ता है कि आपने कुछ उसमें नई टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज किया है। जैसे इंडिया के केस में हम लोगों ने बात की थी, HYV सीड्स हमने यूज करनी शुरू की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, तो वहां पर इंडिया में तो आउटपुट इसलिए बढ़ा था। अब यहां पर क्या लिखा गया है कि यहां का जो आउटपुट था, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ था, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि हार्वेस्ट कितना हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर किसी साल फसल ज्यादा हो गई, ठीक है, बारिश वगैरह अच्छी हो गई, फसल ज्यादा हो गई, तो हार्वेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो गरीबी कम हो जाएगी, इकोनॉमी राइज कर जाएगी। ठीक है, अगर सिमिलरली किसी साल अगर बारिश वगैरह नहीं हुई, फसल अगर बर्बाद हो गई, तो आउटपुट कम होगा, तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो ये इस तरह की कंडीशन थी यहां पर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज जो था वो नहीं था। When there was a good harvest, the economy was in good condition. When it was not, the economy indicators showed stagnation or negative trends। वही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पाकिस्तान की हालत आप कह सकते हैं कि टेक्निकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, और गुड हार्वेस्ट को लेकर इनकी जो इकोनॉमी थी वो उसी के साथ, अगर हार्वेस्ट अच्छा हुआ है, फसल अच्छी हुई है, तो इकोनॉमी राइज करती थी, अगर फसल खराब हुई है तो इकोनॉमी डाउन हो जाती थी। ठीक है, आगे यहां पर इंडिया को लेकर बात की गई है कि यू विल रिकॉल दैट इंडिया हैड टू बोरो फ्रॉम द IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू सेट राइट इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। ये हमने बात की थी कि इंडिया के पास पैसा नहीं था, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का नेगेटिव में चल रहा था, इंपोर्ट्स काफी ज्यादा हो रहे थे और एक्सपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटल करने के लिए जो था वो लोन लिया गया था, और उस लोन के बदले में ही इंडिया को यह बोला गया था कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री एंड इट इज
Important to know how it can be earned. If a country is able to build up its foreign exchange earnings by sustainable export of manufacturing good, it need not worry. अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह है, आप एक्सपोर्ट अगर ज्यादा कर रहे हो, निर्यात अगर ज्यादा कर रहे हो, तो उसके बदले में आपके पास विदेश से पैसा आएगा, आपके पास फॉरेन रिजर्व आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो फिर कोई समस्या की बात है ही नहीं। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि इंडिया में ये चीज थी नहीं, यहां पर एक्सपोर्ट को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ इंपोर्ट वगैरह होता था और बाकी चीजें जो थी वो अपने मार्केट में ही कंज्यूम होती थी, तो उसकी वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो था वो बहुत कम हो गया था। ठीक है, पाकिस्तान में देखिए, इन पाकिस्तान जो फॉरेन एक्सचेंज था वो कहां से आता था, हमने लास्ट पार्ट में बात की थी कि जो पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे वहां से रेमिटेंस भेजते थे। ठीक है, एंड दी एक्सपोर्ट्स ऑफ हाईली वोलेटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स था वो वोलेटाइल तो था ही, मैंने आपको बताया किस तरीके से वो हार्वेस्ट के ऊपर ही निर्भर था, तो जिस साल ज्यादा होता था उस साल वो इसको एक्सपोर्ट कर देते थे, तो थोड़ा बहुत पैसा जो था फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज वहां से भी आता था। देयर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स ऑन दी वन हैंड एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स ऑन दी अदर। तो ये भी समस्या थी, एक तरफ से तो वो निर्भर थे विदेशी लोन के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से जो लोन है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने देश की हालत खराब है, इकोनॉमी खराब है, तो पैसा तो आपको उधार लेना पड़ेगा ही। ठीक है, और लेकिन दूसरी समस्या ये भी थी कि उस लोन को वापस चुकाएंगे कैसे, तो दोनों ही समस्या जो थी वो उनके सामने खड़ी हो गई थी। हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैज बीन सस्टेनिंग। ठीक है, पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है, सुधार जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में किया है पिछले कुछ सालों में। इन 2017-18 द एनुअल प्लान 2019-20 रिपोर्ट्स दैट द जीडीपी रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 5.5%। जो जीडीपी है वो 5.5% की दर से ग्रो कर रही है, हाईएस्ट व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। अगर हम पिछले दशक की बात करें, प्रीवियस डिकेड की बात करें, तो उसमें ये सबसे ज्यादा है। While agricultural recorded growth rate far from satisfactory level, the industrial and service sectors grew at 4.9 and 6.2% respectively। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल से, यानी कि जो संतुष्टि का एक स्तर है उससे काफी दूर थी, और जो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो 4.9% और 6.2% की दर से बढ़ रही थी। Many macroeconomic indicators also began to show stable and positive trends। जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बाकी, उनका भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो गया है और स्टेबल हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी या अस्थिरता वहां पर नहीं है। ठीक है, तो हमने इंडिया की बात यहां पर बहुत कम की, क्योंकि हम पिछले 9 चैप्टरों में इंडिया के बारे में ही बात करते आए हैं, और इंडिया के बारे में आपको काफी सारी चीजें जो है वो पता है। ठीक है, स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह को लेकर ये सारी बातें तो हम अपने शुरुआती चैप्टर्स में ही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं इसी के साथ। व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम द डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ अवर नेबर्स। हम अपने जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके जो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस है, यानी कि जो उनके विकास के अनुभव है, उनसे हम लोगों ने क्या सीखा या हम क्या सीख रहे हैं। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड अबाउट 7 डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंटल पाथ विद वेरीड रिजल्ट्स। 7 दशक ये सबके सब सारे के सारे देशों में जो है 7 दशक का सफर पैदा हो चुका है डेवलपमेंटल पाथ का। लेकिन इनके जो नतीजे हैं, हर देश के अलग अलग नतीजे रहे हैं। टिल द लेट 1970s all of them were maintaining the same level of low development। 1970 के दशक तक तीनों देशों में क्या था कि डेवलपमेंट काफी कम था, और लगभग आप कह सकते हैं कि बराबर था। लेकिन पिछले 3 दशकों में ऐसा हुआ है कि these countries have taken to different levels। ये तीनों देश जो है अलग अलग स्तर पर पहुंच चुके हैं। इंडिया विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म्ड मॉडरेटली बट अ मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडिया में तो हम ये पहले चैप्टर से लेकर अभी तक यही बात करते आए हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, अभी तक यहाँ के सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, या आप कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही निर्भर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी लैक कर रहा है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। इट इज येट टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, 25% जो देश की आबादी है वो अभी भी जो है गरीबी रेखा से नीचे ही रह रही है। तो उनकी लाइफ स्टाइल में, या आप कह सकते हैं कि उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें सुधार होने की जरूरत है। ठीक है, स्कॉलर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस एंड फॉरेन एड along with volatile performance of agriculture sector are the reasons for the slowdown of the पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो स्लो डाउन है उसके कारण क्या है, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको पता है वहां पर बहुत ज्यादा रहती है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद रेमिटेंसेस के ऊपर ये लोग ज्यादा ही निर्भर है, ओवर डिपेंडेंस है, और फॉरेन एड के ऊपर, क्योंकि इनके पास खुद का वही बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो परफॉर्मेंस सही है नहीं।
ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी ज्यादा इनके पास है नहीं, तो इसलिए वो एग्रीकल्चर के ऊपर तो ज्यादा निर्भर कर नहीं सकते क्योंकि वोलेटाइल है। किसी साल अगर अच्छी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर खाने को पैसा भी नहीं है और खाने के लिए फसल भी नहीं है। ठीक, और दूसरी बात वही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो रेमिटेंसेस के ऊपर जो मिडिल ईस्ट से इनके लोग रहते हैं वहां से जो पैसा भेजते हैं और जो ये विदेश से लोन लेते हैं उनके ऊपर इनको निर्भर करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, वो स्लो रहती है। येट लास्ट 3 years many macroeconomic indicators begin showing positive and higher growth rates reflecting the economic recovery। लेकिन पिछले 3 सालों से लगभग थोड़ा सा क्या हो रहा है कि वहां की अर्थव्यवस्था जो है वो रिकवर कर रही है। ठीक है, चाइना की बात करते हैं तो इन चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न्स। चाइना में आप लोगों को पता है कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट वहां की इकोनॉमी है, तो उसका जो पॉलिटिकल फ्रीडम है यानी कि जो आप कह सकते हैं राजनीतिक आजादी है वो वहां पर कम है, और उसका जो ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मानवाधिकार के ऊपर उसका असर पड़ता है वो एक मेजर कंसर्न है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। येट इन द लास्ट 4 decades, पिछले 4 दशकों में फिर भी इट यूज्ड द मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट। ठीक है, उन्होंने मार्केट सिस्टम को यूज किया एंड सक्सीडेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। जो इनका ग्रोथ का लेवल है यानी कि जो विकास का स्तर है वो बढ़ा है और साथ ही जो गरीबी है वो भी कम हुई है। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान विच आर अटेम्प्टिंग टू प्राइवेटाइज देयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities। ठीक है, जहां आप लोगों को पता है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के केस में क्या हो रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज करने के बारे में आगे को बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना ने क्या किया कि मार्केट का यूज किया, मार्केट मैकेनिज्म का यूज किया और एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो वहां से पैदा करी। By retaining the collective ownership of land and allowing individuals to cultivate lands, ये वही कम्यून सिस्टम की बात हो रही है। China has ensured social security in the rural areas। तो जो गांव के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल गई है। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास अगर जमीन नहीं है, अगर कोई छोटा फार्मर है, कोई लैंडलेस लेबरर है, उसके पास जमीन नहीं है, तो वो क्या करेगा? अगर उसके पास जमीन नहीं होती तो वो कुछ कर नहीं सकता था। तो कम्यून सिस्टम के तहत क्या किया गया कि उन लोगों को जमीन दी गई और कल्टीवेट करने के लिए ही भले दी गई, लेकिन उनको उसमें से ये चीज बोली गई थी कि आपको एक फिक्स अमाउंट का टैक्स जमा करना है, बाकी उसके अलावा जो भी वहां पर प्रोडक्शन होता है, जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है, वो सब आपका है। ठीक है, तो इसलिए उनको लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी वहां पर मिली। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया कि पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इवन प्रायर टू रिफॉर्म्स हैज ब्रॉट अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि यहां पर जो हेल्थ सेक्टर थी, जो हेल्थ फैसिलिटीज थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पहले ही पहुंच गई थी। ठीक है, जब रिफॉर्म्स आए थे उससे भी पहले ही, तो उसमें पब्लिक इंटरवेंशन था, यानी कि सरकारी उसमें दखल था और सरकार ने उसमें अपना योगदान दिया, अपना साथ दिया। तो उससे क्या हुआ कि यहां पर जो पाकिस्तान में, जो चाइना में हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, चाइना उसमें बेटर जो है परफॉर्म इसीलिए कर रहा है क्योंकि पब्लिक इंटरवेंशन जो है वो यहां पर ज्यादा है, और वो भी अभी से नहीं, जब रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे उससे भी पहले से। ठीक है, तो यहां पर हमने थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको एक चाइना और पाकिस्तान को लेकर इमेज क्लियर हुई होगी, लेकिन हल्का फुल्का आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा होगा। अब आप कभी भी अगर इस टॉपिक को लेकर आगे बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि अपने नेबर्स को लेकर कभी भी चीजें पढ़ी जाए, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़े जाए, इंडिया चाइना रिलेशन पढ़े जाए, इन देशों की स्थिति को अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में समझें, हम टर्म्स में समझे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के टर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के टर्म में, तो थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको लग सकता है। तो बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर मैं इसको नहीं मानूंगा, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी, बट ठीक है, क्लास 11th की बुक है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग चीजें ठीक समझाई हैं। थोड़ा बहुत एक बेस मिल गया, हमें पता लग गया कि पाकिस्तान की स्थिति क्यों खराब थी और चाइना में जो ग्रोथ है वो अच्छी क्यों थी। बाकी इंडिया के बारे में तो हम लोग पिछले 9 चैप्टर में पढ़ते आए हैं, तो हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया लग गया है। अब इसके बाद जब हम इस चीज को कभी और अगर पढ़ेंगे तो हमें चीजें जो है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये वाली बुक जो है इस कोर्स का, मैं कहूंगा कि एक पार्ट, एक फेज कंप्लीट हुआ। 10 चैप्टर की बुक थी, आई थिंक अराउंड 34 लेक्चर्स के आसपास इसके हो गए हैं, तो ये बुक यहां पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं कि मिक्स एंड मैच लेकर हम लोग चलेंगे, किसी एक सोर्स के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। अब कल से आपको डायरेक्ट इसके लेक्चर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये अभी मैं आपको एश्योर नहीं करता हूं। ठीक है, आई होप वैसे 90% चांसेस है कि लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक आध दिन का बीच में डिले आप लोगों के लिए हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा जब मतलब होता क्या है कि जब एक लाइन से अगर कोर्स चल रहा होता है तो हमें भी थोड़ा सा आसानी रहती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा इस तरह की चीजें स्विच होती है तो थोड़ा सा इशू हमारे लिए भी होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। तो
क्योंकि हमें वैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी मैन पावर, कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज तो है नहीं, हम सब कुछ अपने दम पर चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, कंट्रीब्यूट वगैरह करने की कोशिश करें जितना अगर हो सकता है तो। और बाकी आप लोग चीज़ों को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर करते रहें, हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते रहें। हमें भी ये लगना चाहिए कि आप हमारे साथ हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, और आप लोग अगर चाहेंगे कि चीज़ें अच्छी हों तभी वाकई में चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। क्योंकि अकेले अगर हम भी चीज़ें करते हैं तो कभी कभी ये होता है, ऐसा लगता है कि हमारा भी मनोबल गिर रहा है। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चीज़ों को करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ज़रूर हमारा भी साथ दें, हमारा भी मनोबल बनाए रखें, तभी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, बाकी जिसको अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो ज़रूर पूछें, फीडबैक्स अपने ज़रूर देते रहें। ये कोर्स आपको कैसा लगा, स्पेसिफिकली इस बुक के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कैसा लगा ये बुक जो हमने अभी तक पढ़ी, किस तरीके की आपको लगी, पसंद आई नहीं आई, तो ज़रूर ये भी बताइएगा। ठीक है, बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ईमेल आईडी का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो। ठीक है, कुछ चीज़ पूछनी है, कुछ चीज़ बताना चाहें तो okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब इस कोर्स को हम अलग डायरेक्शन में लेके चलेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अब देखते हैं कि कल से लेक्चर मिलता है या नहीं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 90% मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो तब तक आप बाकी जो 1-2 दिन का डिले होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, आप उसको एज अ गैप मान सकते हैं। रेस्ट मत कीजिएगा। बाकी जो पुराने लेक्चर्स हैं सारे के सारे इस बुक को आप तब तक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद एक बार चीजें फिर नए तरीके से स्टार्ट होंगी तो थोड़ा सा अब जो है वो लेवल भी ऊंचा रहेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हम लोग बुक कवर कर रहे थे, अब हम इसको दूसरे सोर्सेज से लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा लेवल में भी फर्क जरूर आएगा। तो उस चीज को समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को पहले कवर कर लीजिए। 1-8 दिन का टाइम हो सकता है कि लग जाए, या फिर ये हो सकता है कि कल से आप लोगों को लेक्चर मिलना शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जब भी होगा मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।